स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस 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 मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। हेलो ऑल, मेरा नाम रानू गुप्ता हुआ। इस साल यूपीएससी 2023 में मैंने 536वीं रैंक हासिल की है। तो अभी इस वीडियो के तहत से मैं आप लोगों को मेंस के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। मेरा कोशिश ये है कि मेंस आप कितने जल्दी से जल्दी या कितने कम समय में कर पाएं। शुरू करने से पहले एक आध दो बात मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। पहली बात कि मैंने पूरी तैयारी जॉब के साथ की थी। तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही जॉब छोड़ा है। तो मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बैंगलोर में। ये बताने का महत्व तो इसलिए कि मैं इससे आपको पता लगेगा कि मेरे पास टाइम बहुत ही कम थी, लिमिटेड थी। तो इसी लिमिटेड टाइम में, क्योंकि इस वाज मेरी फर्स्ट मेंस, वो मेरा पहला मेंस ही था और पहला मेंस में ही आई गॉट मोर देन 400 मार्क्स इन जीएस, मोर देन 260 इन ऑप्शनल। तो ठीक ठाक गुड मार्क्स आई गॉट इट। तो वो बिकॉज ऑफ माई अप्रोच इन दैट पेपर, इन डिफरेंट पेपर्स। तो मुझे ये लगता है कि मैं ये जो तरीका मेंस का, शॉर्टकट बेसिकली बोल सकते हैं कि कैसे हम मेंस आंसर राइटिंग, मेंस सिलेबस और सारे मेंस पॉइंटर इंक्लूडिंग जीएस एंड ऑप्शनल हम कैसे अप्रोच करें कि कम समय में, बेसिकली वो जो 3 महीने पढ़ते हैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में और दिसंबर के पहले, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि हम जिससे सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाए, शॉर्ट नोट्स बना पाए और सारे चीजें कर पाए। मैं सब्जेक्ट वाइज शुरू करूंगा। सबसे पहले आई स्टार्ट विथ GS1। तो जैसे GS1 का जो सिलेबस है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है और जो भी है उसके अंतर्गत में, तो उस सिलेबस में हमारा फोकस, सबसे ज्यादा लोगों का फोकस ज्योग्राफी पे रहता है। ज्योग्राफी में आपको रिसोर्स वगैरह वाले जो चैप्टर होते हैं उसमें सबसे ज्यादा सभी का फोकस होता है और फिर सोसाइटी पे आता है। लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि आप सोसाइटी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। सोसाइटी पे आप फोकस करोगे तो उससे क्या होगा कि आप सोसाइटी के कंटेंट को GS2 में, GS3 में, GS4 में, आपके ऑप्शनल में भी यूज कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने सोसाइटी के लिए क्या किया था, मैंने जो नॉर्मल बुक्स आती है मार्केट में वो कोई भी बुक नहीं पढ़ी है, क्योंकि आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास उतना टाइम नहीं था। मैंने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ी, मैंने कभी PT 365, मेंस 365, करंट अफेयर का मैगजीन, ये सब नहीं पढ़ पाया क्योंकि टाइम उतना नहीं था। न्यूज़पेपर सिर्फ मैंने इंटरव्यू के टाइम पे पढ़ी है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो सोसाइटी के लिए मैंने क्या किया, फिर मैंने विजन वगैरह के जो मटेरियल आते हैं मार्केट में वो भी नहीं देखा था बेसिकली। तो मैंने IS कॉरिडोर करके एक यूट्यूब चैनल है, उनका सोसाइटी का नोट्स उठाया था और उस सोसाइटी को नोट्स को मैंने बिल्कुल शॉर्ट में कर दिया था, लगभग 18 से 20 पेज में। वो सोसाइटी में सोशल जस्टिस भी था, तो आप समझ सकते हो वो शॉर्ट नोट्स कितना छोटा किया होगा मैंने। तो उसको छोटा करके बिल्कुल 18 से 20 पेजेस में मैंने कर दिए थे और फिर मैं उसमें वैल्यू एडिशन करता था। वैल्यू एडिशन कैसे करोगे, तो किसी टॉपर्स के कॉपीज से उठा लिया, टेस्ट सीरीज से उठा लिया। टेस्ट सीरीज का जो एंगल है मैं अभी डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। जब मैंने बोल ही दिया तो मेरा सारा कंटेंट टेस्ट सीरीज से ही आता था। जो भी मार्केट में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो IS कॉरिडोर की हो या किसी भी अलग अलग कोचिंग्स की, वो मैंने उनका टेस्ट सीरीज यूज करके उसी टेस्ट सीरीज में मैंने वैल्यू एडिशन किया था, उनके कंटेंट को कॉपी करके अपने कंटेंट के अंदर में। तो उससे मेरा करंट अफेयर भी हो जाती थी, वैल्यू एडिशन भी हो जाता था। तो ऐसे मैंने सोसाइटी 18 से 20 पेज में कॉम्प्रेस कर दिया, सोसाइटी की नोट्स बन गई और उसी को मैं बार बार रिवाइज करता था। बार बार पिछले मेंस में जिसमें रैंक आई थी उसमें भी वही किया, इस मेंस में भी मैंने वैल्यू एडिशन करके वही किया है। तो ये होगी सोसाइटी की। फिर हम आते हैं आर्ट एंड कल्चर पे। आर्ट एंड कल्चर का इन्वेस्टमेंट रेट बहुत कम है, मतलब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसलिए ज्यादा नहीं है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है क्योंकि हमें बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाता है आर्ट एंड कल्चर का और हमें मालूम नहीं है वो क्या पूछेंगे। वो कभी पाला पूछ देते हैं, कभी चोला पूछ देते हैं, कभी कुछ पूछ देते हैं। तो वहां पे हम गेस नहीं कर सकते कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने क्या किया था कि मैंने फ्रेमवर्क बना दिए थे आर्ट एंड कल्चर के। मतलब जो टॉपिक वाइज है, लिटरेचर का क्वेश्चन आएगा तो ये कीवर्ड्स मैं यूज करूंगा,
कोई पीरियड वाला क्वेश्चन आएगा तो मैंने ये यूज करूंगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अब इंट्रोडक्शन आया आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन का, तो इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे? तो मैं टाइमलाइन बेस्ड इंट्रोडक्शन रखता था कि जो टाइमलाइन है, जैसे सपोज चोला का क्वेश्चन आया तो मैं लिखूंगा कि चोला के पहले का टाइमलाइन, चोला के बाद का टाइमलाइन, चोला का टाइमलाइन। तो ये टाइमलाइन बेस्ड एग्जांपल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैंने तैयार कर रखे थे और कंक्लूजन इसके तैयार कर रखे थे कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें फिट कर दूंगा। इट्स जस्ट लाइक फ्रेमवर्क वाला अप्रोच। तो इससे क्या हो गया कि बहुत ज्यादा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अब सपोज कीजिए लिटरेचर है, तो अब ये नहीं कि मुझे पर्शियन, संस्कृत वगैरह सबका प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं, बस मैंने एक लिटरेचर का फ्रेमवर्क बना लिया है, उसी फ्रेमवर्क पे मैंने सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं। जब भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा लिटरेचर के अराउंड, मैं उसी के आसपास में उसका आंसर बना के फ्रेमवर्क में सेट करके लिख दूंगा। तो ये हो जाता था मेरा आर्ट एंड कल्चर का अप्रोच। तो इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। मेरा आर्ट एंड कल्चर का नोट्स हार्डली 5 पेजेस का था, बस मात्र 5 पेज, उससे ज्यादा नहीं। मेंस की बात कर रहा हूं मैं। फिर हम ज्योग्राफी पे आते हैं। जैसे इस बार आपने देखा होगा 2024 में 80 से 90 मार्क्स का ही ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया है, सबसे ज्यादा सोसाइटी का आया हुआ है। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो कम हुआ है और सोसाइटी का जो क्वेश्चन बड़े हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो बिना रीजंस में जान गए हुए मैं ज्योग्राफी की बातें करूंगा। तो ज्योग्राफी के जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जैसे जेट स्ट्रीम है, साइक्लोन है। मुझे लगता है कि डीकेटी अपने माध्यम से ये इंश्योर करता है कि जो बच्चे कहीं भी बैठ के तैयारी कर रहे हैं उनको वो प्रॉपर गाइडेंस मिले उन लोगों से जो कभी एक नॉर्मल एस्पिरेंट होते थे, बट अब क्योंकि लिस्ट में नाम आ गया है और वो कुछ इस तरफ हो गए हैं, वो इंश्योर करते हैं कि आप तक वो मैसेज पहुँचे, एक अनफिल्टर्ड मैसेज जो कोई कोचिंग वाले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगेन वो एक ड्रीम सेल कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी की एक कहानी सुनाना, एक टू द पॉइंट ये बताना कि उन्होंने लाइफ में क्या किया है। तो थैंक यू डीकेटी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, गुड जॉब एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। ट्विस्टर वगैरह जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन इस पर आए थे, तो थोड़े से अजीब से क्वेश्चन आए हुए थे, लेकिन हम उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि जो बेसिक मटेरियल है, जैसे आप लोग जीसी लियोंग पढ़ते होंगे, कोई एनसीईआरटी पढ़ता होगा, कोई पीएमएफ पढ़ता होगा, मैंने तीनों नहीं पढ़े। ना मैंने जीसी लियोंग पढ़ा है, ना मैंने पीएमएफ पढ़ा है, ना मैंने एनसीईआरटी पढ़े हैं। तो फिर मैंने किया क्या, मैंने बस डिजास्टर मैनेजमेंट वाले जो टॉपिक है और टॉपर नोट्स है और थोड़ा बहुत आईएस कॉरिडोर का मटेरियल है, बस मैंने यही पकड़ा है। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको बस एक कोचिंग, कोई भी कोचिंग आपको पसंद है, मेरे को छोटे कोचिंग्स पसंद है, मतलब जहां पे गाइडेंस मिल सके, आपको 1-to-1 टच हो। अब मैं बड़े कोचिंग्स में जाऊंगा तो वहां पे भीड़ बहुत है, वहां पे लोगों से मैं पूछ नहीं पाता, मैं लोगों से सुन नहीं पाता। फिर ऊपर से मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल था, तो मेरे पास उतना समय भी नहीं था कि मैं जाके फाउंडेशन कोर्सेज करूं, तो पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने छोटे कोचिंग आईएस कॉरिडोर जैसे पकड़ा है, ताकि मेरे को गाइडेंस मिल सके, वो मुझे समझा पाए कि आपकी ये गलती है। तो ये चीज आप ध्यान दे सकते हो। तो फिर बस एक मटेरियल को पकड़ के मैंने 1-2 साल के जो भी मेंस टेस्ट सीरीज है, जैसे 2023 में मैंने 2023 के टेस्ट सीरीज पकड़ा था, 2022 का टेस्ट सीरीज पकड़ा था, और उससे मैंने जितने क्वेश्चन आते हैं ना टेस्ट सीरीज से, उससे मैंने अपना नोट्स बना लिया था। सिमिलरली 2024 में मैंने किया। तो ज्योग्राफी में यही है। फिर जो भी रिसोर्स बेस्ड वाले क्वेश्चन है, तो रिसोर्स बेस्ड के लिए मैंने मृणाल सर के वेबसाइट से देखा था कि आयरन इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री, तो उससे मैंने वो कर लिए थे। तो यहाँ पे आपका ज्योग्राफी भी खत्म हो गई, बच गई वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने पढ़ा नहीं था। वर्ल्ड हिस्ट्री बस वही श्रेयांश कुमार सर के जो 18 पेजेस के नोट्स आते हैं, बस मैंने वही 1-2 बार देख रखे हैं, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देख रखा वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पे आपको कमेंट नहीं कर सकता कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। कमिंग ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट, मैंने कभी स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी है। मैं ये नहीं बोल रहा आप मत पढ़ना, स्पेक्ट्रम अच्छी बुक है, जिन्होंने पढ़ी है वो अच्छे रिव्यू दे पाएंगे, लेकिन मैंने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी कभी। मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स पढ़ा है किसी टॉपर का, बस उसी मंदार पटकी सर का मैंने नोट्स पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री में, मुझे याद आया, बस मैंने उनको फॉलो किया था, उसी को मैंने देख के 2-3 बार देख के गया हूं। हाँ, 1-8 बार मैंने बिपिन चंद्रा पढ़ रखा है, वो भी एंड टू एंड नहीं पढ़ रखा, पूरा नहीं पढ़ रखा मैंने, वो जरूरत भी नहीं है पढ़ने की, वो बस मैंने जो बुक पढ़ रखा था तो वो कर लिया था फिर मैंने। तो यहाँ पे आपका GS1 कंप्लीट हो जाता है। तो GS1 में मैं ओवरऑल यही बोलूंगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए सोसाइटी का, ज्योग्राफी का, या अलग अलग सब्जेक्ट जो भी है, और फिर टर्म्स लिख लीजिए कि मैं ये टर्म्स, क्वेश्चन आएगा जैसे आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है तो मैं ये टर्म्स लिख दूंगा। टाइमलाइन याद होना चाहिए, ज्योग्राफी के मैप्स याद होने चाहिए, मैप्स का एक कलेक्शन बना लो पूरे ज्योग्राफी का, इंडस्ट्रीज का कलेक्शन मैप बना लो, तो ये हो जाता है GS1।
फिर मैं आता हूँ GS2 में। आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन GS2 इन 2023 मेंस में, मोर देन 120 आई गॉट। तो मैं GS2 में मैंने यही सीखा है कि GS2 थोड़ा सा करंट अफेयर बेस्ड है और स्टैटिक भी है। मैंने लक्ष्मीकांत एक बार ही पढ़ा था और लक्ष्मीकांत का मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया था 80-90 पेजेस में। उसके बाद से मैंने लक्ष्मीकांत पे वैल्यू एडिशन कर रखे, बहुत सारे वैल्यू एडिशन, मतलब वैल्यू एडिशन टॉपर नोट से, वैल्यू एडिशन IS कॉरिडोर से, वैल्यू एडिशन फिर टेस्ट सीरीज से, बेसिकली वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, तो वो कर लिया था। और मेंस ओरिएंटेड लक्ष्मीकांत नहीं है, तो हमें मेंस के लिए क्या करना चाहिए? तो मैं यही बोलूंगा कि मेंस के लिए आप 2 सोर्सेस हैं, आप दोनों में से जो आपको फिजिबल लगे वो करो। मैंने IS कॉरिडोर का नोट्स पढ़ा था, आप चाहो तो एमपुरी का नोट्स पढ़ सकते हो, दोनों में से जो आपको पसंद आए तो उसके बेसिस पे आप चीजों को टैकल कर सकते हो। उसके अलावा इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर की जरूरत है, तो मैंने कंपाइलेशंस वगैरह जो आती है केस लॉज वगैरह की, जैसे ओनली एस वगैरह का कंपाइलेशन आता है केस लॉज वगैरह का, तो उसको हम देख सकते हैं। जैसे इस बार केस लॉज ये थे, वो देख सकते हैं। थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स वगैरह के लिए हम केस लॉज के साथ साथ अलग अलग और भी कंपाइलेशन है पॉलिटी वगैरह का। फिर हम टेस्ट सीरीज पे बहुत ज्यादा निर्भर कर सकते हैं। हमें टेस्ट सीरीज पे ज्यादा निर्भर करना है GS2 वगैरह के लिए, क्योंकि इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से बहुत अच्छे से हो जाते हैं। आप चाहो तो नेक्स्ट IS के, फोरम IS के, विजन के, IS कॉरिडोर के, जिसका टेस्ट सीरीज आपको पसंद आए आप उसका यूटिलाइज कर सकते हो। फिर GS2 में गवर्नेंस का सेक्शन जो है वो मैंने सेम टू सेम GS4 की तरह ही किया था, वो मैं GS4 में आपको बताऊंगा। तो पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस और IR। सोशल जस्टिस जो मैंने सेम टू सेम सोसाइटी में कर रखा है वही किया, शॉर्ट नोट्स, वेरियस कीवर्ड्स, वेरियस आर्टिकल्स और कुछ कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसे स्विट्जरलैंड का बेस्ट प्रैक्टिस, केरला मॉडल, इधर उधर का। उससे क्या होता है ना, कंक्लूजन लिखने में आसानी होती है। और IR के लिए बस और बस करंट अफेयर। आप करंट अफेयर आप चाहो तो मैगजीन पढ़ सकते हो, मैगजीन मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने बस नोट्स वगैरह पढ़ा था, कंपाइलेशंस वगैरह। मैगजीन मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ ये आपको मंथली मैगजीन की बात कर रहा हूं मैं, या न्यूज़पेपर मैंने नहीं पढ़ी थी। मैंने IR के लिए कंपाइलेशंस देख रखे थे, ओनली IS का थोड़ा बहुत देख रखा था मैंने कंपाइलेशन IR के लिए, क्योंकि और फिर मैंने मेहक जैन मैम है जिनका रैंक 17 आया था 2022 में या 2021 में, आई डिड नॉट रिमेंबर एक्चुअली, उनका IR का नोट्स एक बार देख रखा था, उसके ऊपर अपना नोट्स मिक्स करके कर दिया था मैंने IR, ऐसे कर दिया था IR। और थोड़ा बहुत कोट्स वगैरह है, जैसे जयशंकर जी का कोट्स है, ME जयशंकर जी का, फिर PM सर का कोट है, या जिनका भी कोट्स है, हम कोट्स बेसिस पे लिखते हैं तो IR में नंबर ज्यादा मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। या फिर C राजा मोहन हो गए, या फिर हैप्पीमन जैकब हो गए, इन सारे के कोट्स वगैरह को कंपाइल कर लोगे तो आधा काम हो जाता है। कमिंग ऑन द GS3 पोर्शन, GS3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें 6 पार्ट्स हो जाते हैं सिलेबस के, काफी लेंदी हो जाता है GS3। तो पहले हम एग्रीकल्चर से शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर का रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, 5 से 6 क्वेश्चन हर एक साल आते हैं और सिलेबस भी अच्छा है, मतलब समझ भी आता है चीजें। तो एग्रीकल्चर के लिए आप लोग करंट अफेयर पे ध्यान देना है। सेकेंडरी, प्राइमरी जो है ना उसका सिलेबस पे ध्यान चाहिए, जो उसका सिलेबस एग्रीकल्चर का टॉपिक वाइज नोट्स बना लो आप कहीं से बना लो। मैंने कॉरिडोर का ही नोट्स देखा था और थोड़ा बहुत मैंने विजन का भी देख रखा था इसका एग्रीकल्चर के लिए, तो आप उसको कंपाइल कर लो उन दोनों चीजों को और मिला के एक जगह शॉर्ट नोट्स बना लो। मैंने गिन के 4 पेज में एग्रीकल्चर के शॉर्ट नोट्स बना दिए थे। ये मैं छोटे नोट्स इसलिए बना रहा हूं ना क्योंकि मुझे आंसर्स लिखने में, पॉइंटर जनरेट करने में छोटे नोट्स ही हेल्प करते हैं, वरना बड़े नोट्स से फिर हेल्प नहीं हो पाती चीजें, तो इसीलिए छोटे नोट्स जरूरी है। ये हो गया आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अलग अलग कमिटीज का रिपोर्ट, स्वामीनाथन कमेटी, अशोक दलवाई, ये सब आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मिहिर शाह का रिपोर्ट, ये बहुत सारे अलग अलग, ये फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। GS3 में डेटा, कमिटीज, लॉज, ये सब फिंगर टिप्स होने चाहिए, वरना मार्क्स नहीं मिलते हैं। और जो GS3 में नंबर आप देख रहे होगे गिर रहा है, उसका रीजन ये है कि इकोनॉमिक टर्म्स नहीं आ रहे हैं, आप जेनरिक आंसर लिख रहे हो। तो जेनरिक आंसर से बचने के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे का यूज करना पड़ेगा, बजट का यूज करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे चीजें यूज करोगे तो नंबर आएंगे। फिर एग्रीकल्चर के बाद इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी का मैंने 10 पेज में नोट्स बना रखे थे। साक्षी गोयल मैम थी, शायद रैंक 78 आई थी उनकी 2022 में, मैंने उनका नोट्स देख रखा था जिनका एंथ्रो ऑप्शनल था। उनके नोट्स से मैंने अपने नोट्स बना रखे थे और करंट अफेयर को मिक्स करके ओनली IS के थ्रू और IS कॉरिडोर के थ्रू, तो वो हो जाती है इंटरनल सिक्योरिटी। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने 10 पेज का नोट्स अपना ज्योग्राफी वाला ही बना रखा था,
उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसी साल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में अमेंडमेंट भी हुआ था। तो एनडीएमए वगैरह के गाइडलाइंस वगैरह आपको याद रहने चाहिए, एकदम फिंगर टिप्स पे सीधे सीधे याद रहने चाहिए। तो वो 10 पेज में हो जाता है, ज्यादा टफ नहीं है वो। उसके बाद से बच गया साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट मेरे नजरिए से थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, मतलब आप उसको समझ सकते हो, उसको मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है, उसको रट नहीं सकते। तो उसके लिए मैंने IAS कन्वर्टर के लेक्चर्स देखे थे क्योंकि वो समझने वाला टॉपिक था। थोड़ा सा साइंस मेरा अच्छा भी है क्योंकि मेरा एंथ्रो ऑप्शनल है, एंथ्रो ऑप्शनल में बायोलॉजी वगैरह पढ़ना होता है, तो वहां से हो जाएगा बस। और बाकी इन्वायरमेंट में आप देखोगे विजन का ये बहुत मोटे मोटे कंपाइलेशन आते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा वो अच्छे नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, जैसे मेरे पास कम है, तो वो मैंने नहीं यूज किया क्योंकि वो बहुत मोटे थे। तो मैंने बस सिंपल सिंपल जो इंपॉर्टेंट थे, जैसे कॉप था, COP हुई थी अभी, G20 था, या कुछ भी ऐसा मिक्सचर वाले, वो मैंने देख रखे थे। बाकी इन्वायरमेंट के आंसर तो आप लिख ही देते हो ऑन द बेसिस नॉलेज ऑफ प्रीलिम्स। फिर बच गई लास्ट में इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत बेकार है, बहुत बेकार। मतलब हमें मालूम नहीं है कि क्वेश्चन ये क्या पूछेंगे, तो हमें बस जो बेसिक टॉपिक है, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ है या उसके आसपास वाले टॉपिक है, वो आप कंप्लीट कर लो और बाकी आप अच्छे से जाके लिख के आओ। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, डिमांड मिस मत करना, इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से यूज करो, बजट को अच्छे से यूज करो, फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच के बजट स्पीच को अच्छे से यूज करो, फिर आपने जितने ये सारे स्कीम्स वगैरह हैं उसको यूज करो, इकोनॉमिक टर्म्स को यूज करो। तो मोर देन एनफ, यू विल गेट मोर देन 90 मार्क्स इन GS3 ऐसे करके। कमिंग ऑन GS4, तो मेरा हाईएस्ट मार्क्स GS4 में ही था, आई गॉट 129 इन GS4। तो GS4 को आप कैसे टैकल करोगे? मैंने 2 तरीके से टैकल किया था। सबसे पहला मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये जितने भी नोट्स हैं मार्केट में GS4 में वो बहुत बल्की हैं और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नोट्स हो जाते हैं। वो मतलब ऐसा लगता है कि हम फिलोसफी पढ़ रहे हैं GS4 में। तो आई पर्सनली थिंक दैट कि GS4 को बिल्कुल सिंपल तरीके से अप्रोच करना है। उसके लिए 2 तरीका है, सबसे पहले एग्जाम्पल्स और दूसरे उसके अलावा बाकी GS के नॉलेज। एग्जाम्पल्स कहां से आएंगे? तो एग्जाम्पल्स एक वेबसाइट है द बेटर इंडिया करके, वहां पे अच्छे अच्छे IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स या अच्छे अच्छे लोग या बढ़िया बढ़िया मोरल स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी, अच्छी अच्छी स्टोरीज वहां पे पब्लिश होती है। तो वहां पे ना आप अपने जो कीवर्ड्स हैं आपके एथिक्स में, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सेल्फिशनेस, कंपेशन, ये सारे कीवर्ड्स के वहां से एग्जाम्पल कोलैबोरेट करो। अब ये नहीं कि पुराना वाला एग्जाम्पल वही आर्मस्ट्रांग, पैम और ये सब एग्जाम्पल आप यूज करोगे, नहीं, दे बिकम ओल्ड। We have to come with some new examples, and how we got that new examples? We can get from Better India website. वहां से आप इजीली एग्जाम्पल कंपाइल कर लोगे, तो वो चीज हो जाएगा एग्जाम्पल में। बाकी थोड़ा समझो चीजों को, बहुत ज्यादा रट के नहीं जाना है। दूसरी चीज मैंने ये बोला कि एथिकल टर्म्स आने चाहिए आपके आंसर्स में, भर भर के एथिकल टर्म्स आने चाहिए। वो कहां से आएंगे? सिलेबस रट जाना है बिल्कुल। GS4 का सिलेबस पे ही क्वेश्चन बनेंगे, सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा ना। अगर क्वेश्चन की इस सिलेबस से है आप लिख दोगे अच्छे से, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसी में केस स्टडीज आता है GS4 में 120 नंबर का। मैंने केस स्टडी के 3-4 पेजेस में नोट्स बना लिए थे, थीम वाइज नोट्स बना लिया था कि अगर सोसाइटी का केस स्टडी आएगा तो कौन कौन सा एथिकल डायलेमा होगा, इंटरनेशनल केस स्टडी आएगा तो कौन कौन सा एथिकल डायलेमा होगा, पर्सनल होगा, इंडिविजुअल होगा, बायोलॉजिकल होगा, इकोनॉमिकल होगा, ये सारे मैंने थीम वाइज कर रखे थे। और इसी थीम पे मैंने केस स्टडी का फ्रेमवर्क बना रखा था। और फिर मैंने जो एक्शंस बोलते हैं ना कि आप कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, तो मैंने इमीडिएट एक्शन, शॉर्ट टर्म मेजर, लॉन्ग टर्म मेजर में कर दिया था मैंने। ऐसे करके फ्रेमवर्क जरूरी है, तो 3 पेज में उसके नोट्स बना दिए थे मैंने, तो उससे मेरा टैकल हो गया था। तो ये मेरा GS1 से लेके GS4 तक का अप्रोच है। कमिंग ऑन द एसे साइड, इससे मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे क्योंकि मुझे थोड़ा सा फिलोसफिकल वाली चीजें उतनी समझ नहीं आती है बहुत अच्छे से। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बोलूंगा तो एसे में आप यही करो कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए और आप लोगों से आंसर्स दिखाओ एसे के, अलग अलग लोगों से, और बिल्कुल सिंपल लिखने हैं, सिंपल फ्रेमवर्क रहना चाहिए। वही सेम फ्रेमवर्क, स्टार्ट विद सम एनेक्डोट या इंट्रोडक्शन एसे को, उसको फिर कम हम बॉडीज में आएंगे एसे के, उसको एक्सप्लेन करेंगे चीजों को। एग्जाम्पल्स नहीं होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा एसे में। एसे में आपको चीजें समझानी है, ये नहीं कि एसे को हमने एग्जाम्पल से भर दिया। ये गलती मैंने की थी पहले कि एग्जाम्पल 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 लिखे जा रहा है। नहीं, वी डोंट हैव टू एक्सप्लेन मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स कि भाई अगर
कोई ऐसे का टॉपिक, हम उसी का एग्जाम्पल बार बार अलग 10 तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से एक एक्सप्लेन कर दिया, इकोनॉमिकल तरीके से एक एक्सप्लेन करते हैं, तो वो आई फील कि वो जरूरी भी नहीं है। आप कितना समझा पाओगे चीजों को इन एथिकल टर्म्स, इन फिलोसफिकल टर्म्स, तो वो ज्यादा उसका मार्क्स आपको ज्यादा दिखेंगे। तो मैं ऐसे में यही कहूंगा, यू हैव टू राइट मोर एंड मोर। अच्छे से लिखो, हैंड राइटिंग अच्छे से लिखो, ज्यादा मतलब मैकेनिकल लैंग्वेजेस नहीं होने चाहिए, सिंपल बस। ना कि प्रैक्टिस का गेम है ऐसे, और प्रैक्टिस का गेम है केस स्टडीज का। तो ये मेरा पूरा का पूरा मेंस का स्ट्रेटजी है। इसके पहले मैं यही बोलूंगा, 3 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। सोर्स शुड बी मिनिमल। आप न्यूज़पेपर पढ़ो ना पढ़ो, मैगजीन पढ़ो ना पढ़ो, इससे कोई मतलब, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस यही पड़ता है कि आप कितना कम सोर्स रखे हो। जितना कम सोर्स रखोगे उतना आसानी होगा रिवीजन के लिए। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने 18 पेजेस में सोसाइटी कंप्लीट कर रखा है, मैंने उसको 10 बार 12 बार पढ़ा है। वही मेरे बहुत बार वही सोसाइटी के नोट्स मेरे एंथ्रोपोलॉजी वाले में भी काम आ गए थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब बिल्कुल मिनिमल सोर्सेस रखने हैं आपको। मतलब वो बोलते हैं ना कि आपको कलेक्टर बनना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन रहा है, आपको मटेरियल कलेक्टर नहीं बनना। सेकेंडरी थिंग, मैं सेकंड चीज यही बोलूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि आप 12 घंटा पढ़ रहे हो, 14 घंटा पढ़ रहे हो तभी निकाल पाओगे। मैं दिन में 4 घंटा ही पढ़ता था, सैटरडे संडे मैं एक्सपेंड करता था, खींचता था अपने आप को। तो ऐसा नहीं है कि आप जॉब कर रहे हो तो नहीं कर सकते हो। मेरी तो 12-12 घंटे की मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मैं जॉब करता था, तो आप उसके साथ भी कर सकते हो। बस ये है कि मोटिवेशन कितना है आपके अंदर। उससे ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन, कि आप रोज 4 घंटा पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो रोज 4 घंटा। ऐसा नहीं कि आज 8 घंटा पढ़े, कल 1 घंटा पढ़े, तो उससे भी नहीं होगा। तीसरी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंटोरशिप। एक गाइडेंस होना चाहिए किसी के थ्रू भी। वो किसी कोचिंग के थ्रू लो, मैंने आइस कॉरिडोर के थ्रू लिया था। तो उससे क्या होगा कि जब पर्सनल टच रहेगा ना, कि हाँ भाई ये गलती कर रहे हो तुम, ये सही करो, ये गलत है, वो सही है, वो चीज जरूरी है। एंड चौथा मैं एक और इसमें ऐड करना चाहूंगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली। फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। जैसे मेरे ही बहुत सारे फ्रेंड्स थे, प्रज्वल, वाक्षी, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स थे मेरे, अभिनव एंड मेनी अदर फ्रेंड्स, दीपांशु, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि आपको गाइड करते हैं, या जो आप लो फील करते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके फ्रेंड्स यूपीएससी सर्कल से ही होने चाहिए, आपके फ्रेंड्स बाहर वाले सर्कल से भी होने चाहिए। कि मतलब जैसे मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स यूपीएससी सर्कल से नहीं थे, मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से थे। तो मुझे समझाते थे, अगर मैं कभी लो फील करता था, कभी मेरे प्रीलिम्स में कम मार्क्स आ गए, कभी मेंस में मार्क्स कम आ गए, तो मुझे समझाते थे। तो जैसे मेरी फ्रेंड एक्सी वो बोलती थी, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। तो हम जो कंट्रोल कर सकते हैं ना, बस हम वही चीजों को कंट्रोल करेंगे, हमें ज्यादा चीजों पे ध्यान नहीं देना। तो मैं यही कहूंगा, बी मोटिवेटेड, सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, बी शॉर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।